नमस्कार मित्रों, मैं विकास आर्य स्वागत करता हूं आपका VHSD पर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इसे शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, आज का हमारा विषय है इतिहास। इतिहास की पहली क्लास है, इसलिए मैं आपको कुछ संक्षिप्त प्रकरणों या संक्षिप्त जो हमारी बातें हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। फिर अगली वीडियो में प्रॉपर सीक्वेंस से हम एक एक टॉपिक को लेकर चलेंगे। मित्रों, आज मैं बात करता हूँ इतिहास की। इतिहास है क्या? देखिए, इतिहास वह है कि जो हमें पता तो नहीं था कि क्या हुआ, लेकिन हमें कुछ ऐसी चीजें प्राप्त हुई, खुदाई से मिली हो या ऐसे अवशेष प्राप्त हुए हो जिनके आधार पर हमने कल्पना की कि शायद ऐसा हुआ होगा। तो उसी को एक जो हमारे साक्ष्य मिले हैं उनके आधार पर एक कहानी में लिपिबद्ध कर दिया गया है, जिसे हम इतिहास कहते हैं। आइए बात करता हूं कि हमारे इतिहास में अगर हम मानवीय इतिहास की बात करें तो हमारे काल कहां से प्रारंभ हुए। देखिए, सबसे पहले जो हमारा इतिहास का काल माना जाता है उसे हम प्राक काल कहते हैं, यानी पूर्व ऐतिहासिक काल भी जिसे हम कहते हैं। ठीक है, और पूर्व ऐतिहासिक काल को हम पहचानते कैसे, जानते कैसे कि उसमें हमें उसके बारे में कोई भी हमें ना तो कोई अभिलेख प्राप्त है, ना तो कोई तत्व मिले हैं हमें, ना कोई अवशेष मिला है। ठीक है, और ना ही कोई लिखित सामग्री उसके बारे में हमारे पास उपलब्ध है। ठीक है, तो वो एक कोरी कल्पना मात्र ही हम उसे कह सकते हैं, जिसे हम प्राक या पूर्व ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसके बाद जो हमारा ऐतिहासिक काल आता है उसे कहते हैं हम आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल की एक विशेषता है यह कि उसमें लिखित सामग्री हमारे पास, कुछ अभिलेख हमारे पास उपस्थित हैं, उपलब्ध हैं, लेकिन हम उसकी लिपि को पढ़ नहीं सकते हैं। हम उसे अभी तक पढ़ नहीं पाए कि आखिर वो लिखा क्या है। ठीक है, तो इस तरह जो हमारा काल, बीच में जो काल है उसे हम आद्य ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। और उसके बाद जो हमारा ऐतिहासिक काल जिसे माना जाता है उसके वह एकदम तथ्यों पर लिखा है। क्यों? क्योंकि उसमें जो भी अभिलेख हमें मिले हैं, जो भी लिखित सामग्री हमें मिली है वो पठनीय है, उसे हमने पढ़ लिया है और उसके आधार पर हमने क्या किया है, उसे इतिहास, उसे जो है लिपिबद्ध कर दिया है। ठीक है, अब जो हमें अवशेष मिले हैं उन अवशेषों का जो अध्ययन किया जाता है वह पुरातत्व कहलाता है। और उन तत्वों का जो अध्ययन करने वाले होते हैं, पुरातत्वों का जो अध्ययन करते हैं तत्वों का, उन्हें हम पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। ठीक है, अब वो पुरातत्ववेत्ता किस आधार पर इतिहास की व्याख्या करते हैं? पुरातत्ववेत्ता क्या करते हैं, जो भी हमें स्तंभ लेख मिले हैं, शिलालेख मिले हैं, या भोजपत्र मिले हैं, ताम्रपत्र मिले हैं, ठीक है, या ताड़पत्र मिले हैं, तो उन पर जो लिपि है उसे पढ़ने का प्रयास किया और उससे पढ़ने के बाद यह जो अवशेष मिले उनके बारे में देखा, ये कितने पुराने हो सकते हैं और वहां की जो व्यवस्थाएं हैं किस तरह की रही होंगी। तो बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आती हैं तथ्यों से। तो वो क्या करते हैं, उस हिसाब से अपना एक अनुमानित व्याख्यान दे देते हैं, जिसे हम लोग इतिहास के रूप में जानने लगते हैं। मित्रों, जो मैंने बातें कही उसमें मेन चीज यही है कि आपको पता होना चाहिए, पूरी कहानी सुनने से मतलब नहीं है, उस कहानी में से मुख्य बिंदुओं को उठाने से हमें मतलब होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि पूर्व ऐतिहासिक काल, प्राक ऐतिहासिक काल के भी नाम से भी जाना जाता है। तो कभी कभी पेपर में ये भी पूछ लेते हैं कि कौन सा काल जो है, किस काल में हमारे पास लिखित व अवशेष, लिखित सामग्री व अवशेष नहीं है। तो उसमें ऑप्शन दिया प्राक, आपको याद है पूर्व ऐतिहासिक काल, तो वहां पर कंफ्यूजन हो जाती है। तो इसलिए जो मेन पॉइंट है, बिंदु है, उन पर आपको ध्यान देना आवश्यक है। फिर मैं बता देता हूँ, पूर्व ऐतिहासिक काल ना हमारे पास कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित सामग्री उपलब्ध है लेकिन वो हम पढ़ नहीं सकते हैं। और ऐतिहासिक काल जिसे हम जानते हैं उसमें हमारे पास लिखित सामग्री भी है और उसे हम पढ़ भी सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, जो हम पुराने अवशेष मिले हैं उनका अध्ययन जो करते हैं वह पुरातत्व कहलाता है। और उस अध्ययन को जो करने वाले होते हैं वो पुरातत्ववेत्ता कहलाते हैं। वो किस आधार पर अपना अध्ययन करते हैं? यह है स्तंभ लेख, शिलालेख मिले हैं, स्तंभों पर लिखे हुए लेख मिले हैं। ठीक है, उसके बाद हमें तांबे के जो है, ताम्रपत्र जिसे बोलते हैं, तांबे पर भी लिखे हुए लेख मिले हैं। ठीक है, ताड़ के वृक्षों के ताड़ पत्र मिले हैं, ताड़ के पत्तों पर लिख देते थे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हमारे हैं। आइए हम आगे बढ़ लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पुरातात्विक स्रोतों की। ठीक है, हमारे पास पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से हैं? पुरातात्विक स्रोत, देखिए, अभी मैंने आपको बताया पुरातात्विक स्रोतों में कौन कौन सी चीजें आती है। हमारे पास अभिलेख, सबसे पहले पॉइंट आता है हमारा अभिलेख। अभिलेख मैंने बता दिया आपको, चाहे वह स्तंभ लेख हो, शिलालेख हो, ठीक है, ताम्रपत्रों पर हो,
ठीक है, ताड़पत्र हो, तो ये सब क्या है, या भुज की छाल पर भोजपत्र भी कहते थे, वो भी हो सकते हैं, बहुत सारे हैं। ठीक है, स्तंभ की बात की जाए, आपको पता है सम्राट अशोक का एक स्तंभ है ना, अशोक स्तंभ जिसे कहा जाता है, अशोक की लाट भी कहते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे स्तंभ हैं, लेख हैं, जिनसे हमें क्या है, जो हमारे पुरातात्विक स्रोत हैं, जिनसे हमें इतिहास के बारे में जानने में और आसानी हो जाती है। ठीक है, एक चीज मैं बता दूं आपको कि अभिलेख जो है वो धातुओं पर भी लिखे गए थे और पत्थरों पर भी लिखे गए थे। आगे बढ़ जाते हैं, देखिए और हमें पुरातात्विक स्रोतों में क्या क्या चीजें मिली हैं, सिक्के मिले हैं। आप आगे इतिहास में जब हम पढ़ेंगे डिटेल में आपको बताएंगे कौन कौन से सिक्के कहाँ कैसे क्या प्राप्त हुए हैं, कौन सी सभ्यता के सिक्के हैं। तो सिक्कों के माध्यम से भी हमें क्या होता है, पुरातत्व की स्रोत जो है हमें पता लग जाता है कि इतिहास में उस समय क्या घटित हुआ होगा, कौन राजा रहा होगा, किस तरह का प्रचलन रहा होगा। अगला हमें मिल जाता है हड़प्पा कालीन मोहरें। हड़प्पा की खुदाई में हमें हड़प्पा कालीन यानी हड़प्पा के जो मोहरें हैं वो हमें प्राप्त हुई है। इन मोहरों से हमें पता लग जाता है कि वहां की राज व्यवस्था क्या रही होगी, किस तरह से आदान प्रदान के लिए या किस उद्देश्य से ये मोहरें जो है प्रयुक्त की जाती रही होंगी। ठीक है, धौलावीरा जो गुजरात में है, वहां पर हड़प्पा का एक नगर जल प्रबंध भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, जो गुजरात में है वहां पर एक जल प्रबंध भी मिला है। इससे हमें ये भी पता लगता है कि उस समय नगर व्यवस्था रही थी, जल प्रबंध रहा होगा। आगे मिलता है हमें सारनाथ का स्तूप। सारनाथ का स्तूप जो मौर्य वंश का प्रतिनिधित्व करता है, जो मौर्य वंश का हमें साहित्यिक स्रोतों में हमारे उस समय जो कवि रहे होंगे तो उनसे बड़ी सहायता मिल जाती है इतिहास को समझने में, कि उन्होंने अपने राजा के विषय में क्या लिखा। कई कवियों ने राजाओं के विषय में लिखा। ठीक है, जैसे कि राजतरंगिणी है जो कवि कल्लड़ की है, उन्होंने इसमें जो लिखा है उससे हमें पता लग जाता है उस समय का समय में क्या रहा होगा। ऐसे ही जो इंडिका है मेगास्थनीज की, मौर्य वंश के विषय में भी इसमें काफी चीजें मौर्य काल के विषय में लिखी हुई है, तो उससे हमें एक अंदाजा लग जाता है कि क्या मौर्य काल में रहा होगा। हमारे ऐसे महाकाव्य भी हमें इसमें मिले हैं और म्यूजियम भी हैं जहाँ पर पुरानी चीजें सुरक्षित रखी गई, म्यूजियम भी हमें सहायता करते हैं। तो इस तरह से हम आगे बढ़ जाते हैं। आपको दोहरा देता हूँ, राजतरंगिणी जो कल्लड़ ने लिखी हुई है, इंडिका मेगास्थनीज ने, ऐसे फायान जो यात्रा विवरण है वो भी इसमें हमारे साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत सम्मिलित हो जाते हैं। आइए मित्रों, एक चीज और आपको बता देता हूँ कि हमारे पुरातत्व के जन्मदाता, भारतीय पुरातत्व के जन्मदाता किसे कहा जाता है। अलेक्जेंडर कंगिन को हम अपने भारतीय पुरातत्व का जन्मदाता कहते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप नोट कर सकते हैं। एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, कभी कभी परीक्षाओं कभी कभी जो क्या है लिखा होता है ईसा पूर्व और ईसवी, इनमें हमें अंतर करना पता होना चाहिए। देखिए ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है, ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, और ईसवी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जहाँ पर ईसवी लिखा है, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट है ना, आफ्टर क्राइस्ट, तो ये हमें बिल्कुल बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। मित्रों आज के लिए इतना ही, और आगे जब वीडियो लेकर आएंगे तो एक प्रॉपर टॉपिक पे और पूरे उस प्रकरण पर अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। इसके आज हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।